हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्या टोटल 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लास 11th के एक चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिसका नाम था PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हो सकता है क्लास 11th में आपने ये चैप्टर नहीं किया हो, सिंस यू आर इन क्लास 12th, सेशन 2021 आपका चल रहा है। सेशन 12th में हो तो CBSE ने क्लास 11th में जब आप थे तो ये चैप्टर डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। रिड्यूस हुआ था ना जो सिलेबस 30%, तो उसमें से ये चैप्टर पूरा ही उड़ा दिया था, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हो सकता है आपने ये चैप्टर नहीं किया हो, बहुतों ने नहीं किया होगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो फिर भी मैं इन 4 क्वेश्चंस में से जो PMI से रिलेटेड हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। तो 2 सिमिलर क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं अगर ये समझ आ गए। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आता है कि सर क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, क्या आप इसमें स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको ये करने हैं तो उसके लिए क्लास 11th का जो चैप्टर PMI है वो मैं क्लास 11th के सिलेबस में करवाऊंगा। अभी मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर वो PMI आएगा। तो जब मैं PMI करवा दूंगा तो तब वो अच्छे से चैप्टर वहाँ से समझ लेना, ठीक है। इसी चैनल के थ्रू आप वो चैप्टर कर सकते हो, उसको अच्छे से समझ लेना, चैप्टर क्या है पूरी डिटेल में वहाँ एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं 2 क्वेश्चन इसके अभी निपटाने वाला हूँ। तो टोटल इसमें जो 4 क्वेश्चन मैं बता दूँ, इसमें 1, 2, 3 और एक क्वेश्चन नंबर है इसका 12। ये 4 क्वेश्चन है PMI के, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो इसमें से 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो इस PMI के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं, वो आपको अप्लाई करने होते हैं। तो वो स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको जल्दी से अप्लाई करके बता देता हूँ और साथ में समझाता भी जाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपको इन जर्नल कोई स्टेटमेंट दे रखी होती है, जैसे ये इसको इसके इक्वल आपने प्रूव करना है, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन जर्नल, जर्नल बोले तो एन की फॉर्म में। तो इसको आपको प्रूव करना होता है। इसमें कुछ हमें गिवन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर गिवन है, इसमें हो गया गिवन, कई बार नहीं भी होता है। तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो इसको आप स्टेटमेंट को कुछ लेट कर सकते हो कि सर मानो ये स्टेटमेंट है P ऑफ n, ठीक है, ऐसे कुछ नाम रख लिया इसका हमने P ऑफ n। फिर आपने इस पे स्टेप्स अप्लाई कर देने। पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए इसको चेक करना होता है। फिर सेकंड जो स्टेप होता है उसमें सपोजिशन स्टेप उसको बोलते हैं, उसके लिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसको हमने ट्रू मान लेना होता है। फिर उससे जस्ट नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होता है उसके लिए इसको प्रूव करना होता है। यानी 2 प्रूव वाले स्टेप्स रहेंगे, पहला वाला और थर्ड वाला, और एक सपोजिशन स्टेप होता है। तो तीनों स्टेप्स आपने अप्लाई करना है, तो इसको यू कैन प्रूव। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें ऐसे लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूँ। आपने लिखना है स्टेप 1, आप क्या करने वाले हो, फॉर n इक्वल टू 1, 1 के लिए मैं इसको चेक करने वाला हूँ कि ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड लें। सर लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ 1 डाल दो। सर 1 डाल दिया तो ये आ गया AI प्लस BA, ठीक है। उसके बाद अब A इज अननोन, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट यू नो, B इज नंबर एंड A मैट्रिक्स सर ये गिवन है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। तो आपने देखा सर ये हो गया A 0 0, इट इज़ A प्लस सर इसमें B अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 0 B 0 0, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपको ने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना। सर A आ गया, यहाँ B आ गया, सर यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर A आ गया। आते समझ। तो ये एक आपको एक लेफ्ट साइड की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आप राइट साइड को भी चेक करो कि राइट साइड में अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 डालें तो क्या होने वाला है, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगी। तो AI प्लस यहाँ आ गया 1 माइनस 1, तो A का पावर 0 आएगा तो वो 1 होता है, एनीथिंग रेस्ट ओवर 0 इज 1, वो चला जाएगा तो खाली BA बचा। देखो वही एक्सप्रेशन बन गया जो यहाँ पर देखा था, AI प्लस BA। तो इसका कैलकुलेशन भी वही आएगा, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है, तो ये वही आने वाला है। आते समझ। तो देखें आप, फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, यानी अगर इसमें मैं पहला नेचुरल नंबर डालता हूँ 1, तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, यानी ये स्टेटमेंट जो दे रखा है फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। ऐसे 2 के लिए देख सकते हो, 3 के लिए देख सकते हो, 4 के लिए देख सकते हो। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको चेक करना होता है। तो वो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल कि सारे नेचुरल नंबर के लिए इसको चेक करें। तो यहाँ पर PMI जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस है, वो क्या कहता है कि आप 3 स्टेप्स इसमें अप्लाई करके प्रूव कर देते हैं, तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होती है। बाकी चैप्टर करोगे जब आप, तो फिर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। चलिए, तो आप इसके बाद लिख सकते हैं सर फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आपने लिखना है देयरफॉर जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है जिसको हम नाम ने पी एफ एन जिसको हमने नाम दे दिया इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। पहला स्टेप हो गया फिनिश। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया, इसको सपोज करो कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, और वो कोई नेचुरल नंबर आप के ले लो, एम ले लो, आर ले लो, जो आपका इच्छा है वो ले लो। तो आप ऐसा लिखेंगे सपोज जो आपकी स्टेटमेंट है पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के इज एनी नेचुरल नंबर। तो के के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में के डालेंगे तो वो दोनों इक्वल आएंगी, क्योंकि आपने सपोज कर लिया है कि वो ट्रू है, तो के डालने से वो बराबर आएंगी, वो आप इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये दोनों रिजल्ट आपने अभी इक्वल लेने। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन देयरफॉर ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर, जहाँ पे एन था वहाँ पे के लिखते जाना, जब जहाँ जहाँ आपको एन दिख रहा है वहाँ के डालते जाओ। ठीक है, इट इज़ ए रेज टू पावर के आई, फिर प्लस एन की जगह के ए, फिर एन की जगह के इंटू बी। इसको आप नंबर दे सकते हैं, कोई लेट इट बी थर्ड। तो सेकंड स्टेप बस इतना ही होता है, सपोज करना होता है, उसका जो स्टेटमेंट है उसको वापस लिख लेना होता है इन टर्म्स ऑफ के, क्योंकि आपने के लिए इसको ट्रू बोला हो। तो ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये बहुत काम आता है, मतलब हमेशा यही काम आता है जब आपने थर्ड स्टेप को प्रूव करना होता है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है पीएमआई का, कि यार के लिए आपने इसको सपोज किया ना कि इट इज ट्रू, तो के जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन है, के प्लस 1। तो के प्लस 1 के लिए अब आपको वापस प्रूव करना होगा इस स्टेटमेंट को, तो उसको बोलते हैं स्टेप 3, इंडक्शन स्टेप भी बोलते हैं इसको हम। तो आप लिखें फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, यानी आप यहाँ इसके बाद लिख सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट, कि अब हमें प्रूव करना है क्या, के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी आपको ये प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए होल रेज टू पावर के प्लस 1। एन की जगह के प्लस 1 चलेगा, अभी नेचुरल नंबर है कोई, के प्लस 1 इज ए नेचुरल नंबर। जहाँ जहाँ आपको के दिख रहा है, जहाँ फिर एन दिख रहा है, वहाँ वहाँ आपको के प्लस 1 लिखना है, दैट्स ऑल। तो ये रिलेशन अब आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड लेनी है, उसको सिंप्लीफाई करते रहना है और उसको राइट साइड के इक्वल करना है, बस ये काम है। तो उसमें जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपकी हेल्प करेगा, जहाँ जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए जो मैट्रिक्स थी वो भी आप उसमें ले सकते हैं, सिंप्लीफाई करके किसी तरह से आपने ये राइट साइड बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द थर्ड स्टेप, यानी ए आई प्लस बी ए, उसकी पावर आपने रखी के प्लस 1। ठीक है, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड, जो ऊपर के प्लस 1 लिखा है इसको आप ब्रेक कर लो, करना ही पड़ेगा। क्यों, सेकंड स्टेप वाला जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पर बनाना होता है हमेशा। 99% क्वेश्चंस में जो सेकंड स्टेप वाला रिलेशन होता है वो यहाँ बनाना होता है, आपको फोर्सफुली बनाना ही बनाना है। तो देखो यहाँ मैंने बना दिया है इसकी पावर को सेपरेट करके। ठीक है, अब ये वाला जो फैक्टर है पहला जिसकी पावर के है, ये आप सेकंड स्टेप से देख सकते हो कि सर ये किसके बराबर है। देख लो सेकंड स्टेप से, ये लिखना अब इसकी जगह ए की पावर के आई प्लस के ए, इसकी पावर के माइनस 1, फिर आ जाएगा बी ए। ठीक है, ये हो गया जी हमारा सेकंड स्टेप से, इस फैक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया इससे, और ये वाला जो है इसको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग स्टेप सेकंड स्टेप से हमने ये किया। अब आप इसको नॉर्मली जैसे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो ना दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते वक्त, वैसे ही इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट्स को, यानी ये जो ए की पावर के आई है ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, फिर दूसरा वाला जो नंबर है ये पूरा एक ही टर्म है सारे मल्टीप्लाई में, ये फिर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा एंड सिंप्लीफाई। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए आई, तो ए कंबाइन कर लो, ए की पावर के प्लस 1, आई वाले को कंबाइन कर लो आई इंटू आई, प्लस फिर ए आई बी ए, सर ए की पावर के बी आई इंटू ए। ठीक है, अब ये पूरा एक नंबर ही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद बी फिर ए फिर आई। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा मैंने ए और आई के साथ लिख दिया, ये वाला ए इस ए के साथ मैंने एडजस्ट कर दिया, बेसिस सेम पार्ट्स विल बी एडेड, तो ऐसा हो गया। बाकी के लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये वाला कैपिटल ए भी लिखा हुआ है, और ये वाला ए जो मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे नहीं आएगा, वो मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट ये वाला फैक्टर फिर आप इससे इंटू करेंगे, तो आप लिखेंगे सर के ए
k माइनस वन, ठीक है। अब b वाले को एडजस्ट कर लो, ये b और ये b बेसिस सेम पार्शियली एडेड तो b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है a इंटू ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते जाओ, a की पावर k प्लस वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो वही आती है, आई आती है, ठीक है। a की पावर k b, i इंटू ए इज अगेन a, और सिंप्लीफाई, यहाँ a की पावर बन गई आपके पास k, ठीक है बेटा, और यहाँ पर b a इंटू आई, सर इट इज़ a, प्लस यहाँ पर आ गया k माइनस वन, b का स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, फिर देखेंगे कोई टर्म सेम है, प्लस हो रही माइनस हो रही है, वो चेक करो। सर यहाँ पर a की पावर k b, सर ये टर्म में ये दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या हमारी सेटिंग होने वाली है। और यहाँ पर a की पावर k a स्क्वायर। चलिए अब देखो, जो आपको बनाना है ना राइट साइड, उस पर भी ध्यान देना आपने, जो आपने राइट साइड बनानी है ना, इस पर भी ध्यान देना। देखो पहली टर्म बन चुकी है a की पावर k प्लस वन और i, इसको नहीं छेड़ना, यहाँ बन गई a की पावर k प्लस वन i, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। हमने तीन टर्म्स को एडजस्ट करना है, जिससे जो ये वाली टर्म बची हुई है ये बन जाए किसी तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे k प्लस वन फैक्टर आ रहा है, तो वो आपको बनाना होगा। तो यहाँ से आप बना सकते हो, जैसे ये जो ये दोनों में देखो कॉमन क्या है। आप देखेंगे सर यहाँ पे a की पावर k कॉमन है, एक चीज़। दूसरा आप देखेंगे सर इसमें से b भी कॉमन है। तीसरा आप देखेंगे सर इसमें से a भी कॉमन है। तो यहाँ पर ये पूरा ही कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच रहा है, और यहाँ से ये पूरा चला गया, तो क्या बच रहा है k। आधा समझ, देखो k प्लस वन बन गया, बनना ही होता है उसने, ये ट्रू स्टेटमेंट ही होती है, आपको प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पंगा बढ़ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो भाई साहब यहाँ पे जो ए स्क्वायर बना हुआ है ना, इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब वो कैसे इवेल्युएट करोगे, वो आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स नहीं है ए, वहाँ से ए स्क्वायर निकाल लो, तो वो आपको निकाल के यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में निकाल सकते हैं ए स्क्वायर, दैट इज़ ए इंटू ए मैट्रिक्स थी आपकी 1 है एक जगह, बाकी सब 0 है, 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0। अब करो इनको मल्टीप्लाई रो विद कॉलम, तो आप देखेंगे 0 0 ये सब 0 हो जाएगा। रो विद कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, ठीक है, ये भी 0 हो गया। रो विद कॉलम ये भी 0 हो गया, रो विद कॉलम ये भी 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो नल मैट्रिक्स के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सब 0 हो जाएगा। तो यानी ये पूरी की पूरी टर्म अब गायब हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। आते समझ दो, जो पीछे बचा तो वही तो बचा जो राइट हैंड साइड थी, बस इस तरह से करना होता है। ए की पावर k प्लस वन और i, ठीक है, और यहाँ पर k प्लस वन फैक्टर आया हुआ है, और a की पावर k b a की पावर k b a, यही थी आपकी राइट हैंड साइड जो आपकी थर्ड स्टेप में। तो फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन जनरल जो n में है, अगर वो तीन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, जैसे ये तीन स्टेप्स आपने लगाए 1 k और k प्लस वन, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये PMI बोलता है, ठीक है, इसको आपने सीखना है। तो देयरफॉर बाय PMI वी कैन से गिवन स्टेटमेंट P of n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ऑल नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। क्वेश्चंस इसके लेंथी ज़रूर होते हैं, बट करने में बहुत सिंपल होते हैं, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसको मैं करूँगा, यू हैव अ मैट्रिक्स A जिसमें आपके पास 3 -4 1 -1, और आपने स्टेटमेंट ये प्रूव करनी है कि अगर मैं इसकी पावर n कर दूँ A का, तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। यह आपको प्रूव करना है फॉर एनी नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल, फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखो स्टेप्स आपके सेम चलेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप चलेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। बताओ फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, यानी ये आपकी स्टेटमेंट है, इसको आप नाम देख सकते हो P of n, नाम दे दो इसको। अब इसमें आप 1 डाल दो, सर 1 डाल दिया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 डाल दो। n की जगह 1 डालोगे तो 1 + 2 सर 3 हो गया, यहाँ पर 1 डालोगे सर -4 हो गया, यहाँ पे 1 डालोगे 1 आ गया, यहाँ पे 1 डालोगे सर 1 - 2 -1 आ गया। तो जैसे आपने इसमें 1 डाला तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू मिला मेरे को 3 माइनस, क्या गिवन मैट्रिक्स वही है, यस सर वही है, तो आप लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू, ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, विच इज़ ट्रू।
तो देयरफॉर जो आपकी पी ऑफ एन है इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। दैट्स ऑल, पहला स्टेप खत्म हो गया, बहुत ईजी है जी। स्टेप 2 क्या था बच्चे? स्टेप 2 सपोजिशन स्टेप। क्या करना होता है इसमें? सपोज पी ऑफ एन इज ट्रू, जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपने सपोज कर ली इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, राइट। तो देयरफॉर ए की पावर के है ना इज इक्वल टू व्हाट, वो जो भी आपकी स्टेटमेंट है बस उसमें एन की जगह के डाल दे दो। 1 + 2k, 1 + 2k माइनस 4k के 1 - 2k, ठीक है। सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, सपोज ही करना होता है कि इट इज़ ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, जिसको आपने के देख लिया, और जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी होती है, जो भी रिलेशनशिप दे रखा होता है, जो भी दो लेफ्ट साइड राइट साइड दे रखी होती है, उसमें आपको के डाल देना है। अब मैं के रख रहा हूँ, आप एम रख सकते हो, आर रख सकते हो, ठीक है। एन नहीं रखना क्योंकि एन ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है। नाउ द स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या? के से जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है उसके लिए प्रूव करना है फॉर एन इक्वल टू के + 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट कि a की पावर हम अगर k + 1 करें तो इसके इक्वल आएगा 1 + 2k + 1। वेयर देयर इज n यू हैव टू राइट डाउन k + 1 -4 k + 1, हेयर k + 1 एंड हेयर k + 1। ये मैट्रिक्स आपको बनानी होगी, यानी आपको लेफ्ट साइड लेना है a की पावर k + 1 और उसको ये वाला मैट्रिक्स बनाना है जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। तो आप लेफ्ट साइड पकड़ लो। ओके सर, लेफ्ट साइड वी आर टेकिंग लेफ्ट साइड। तो a का पावर क्या है? k + 1। तो मैट्रिक्स के ऊपर अगर पावर है तो उसकी भी पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, दैट यू कैन ब्रेक। अब यहाँ पर a का पावर k का वैल्यू, a का पावर जो k है उसका मैट्रिक्स का वैल्यू डालो और a का वैल्यू डालो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, देखेंगे आप राइट साइड अपने आप बन जाएगी। तो a का पावर k का जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स है 1 + 2k -4k k 1 - 2k। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ये बहुत ईजी है। देखो a की पावर के एक मैट्रिक्स आ गया और दूसरा आपका a मैट्रिक्स आ गया 3 - 4 1 - 1। आराम से इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने आप रिजल्ट बनेगा। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। पहले 3 से जाएगा, 3 + 6k, फर्स्ट सेकंड -4k, ठीक है। रो विद कॉलम, दिस रो नेक्स्ट कॉलम -4 -8k एंड सेकंड इट इज़ 4k। सिंप्लीफाई करेंगे अभी, 3k, फिर आ गया 1 - 2k, फिर रो विद कॉलम -4k एंड रो विद कॉलम -1 + 2k। आते समझ? सिंप्लीफाई करो उसको। सर यहाँ पर आपके पास आ गया 3 + 2k, सर यहाँ इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई -4 -4k, फिर यहाँ पर आ गया सर इट इज़ k + 1, यहाँ सिंप्लीफिकेशन सर आ रहा है हमारे पास -1 एंड -2k, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि रिलेशन बन चुका होता है लेकिन हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है एग्जैक्ट राइट हैंड साइड का शेप बनाने के लिए। तो एक बार चेक कर ले मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आकर आपका उसका गया 3, यहाँ पर आ गया ये इसका -4k और यहाँ आ गया -n + 2k। अब देखते हैं हम राइट साइड क्या है हमारी। राइट साइड है 1 + 2 + k, तो बेसिकली ये 2k + 3 ही है, तो जो बना हुआ है ये -4 कॉमन लेके k + 1 आना चाहिए, आ जाएगा। और थर्ड एलिमेंट है k + 1, ये भी आ जाएगा और ये थोड़ा सा अरेंज करके ये भी बनाया जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट ये करना है, यहाँ पे चाहिए 1 हो गया और यहाँ चाहिए 2k + 1। तो 3 + 2k की आपने एक तरह से सजावट की है कि उसको ऐसा दिखाना जैसा राइट साइड में दिख रहा था। वैसे थोड़ा सा आप राइट साइड को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो रफ में, ये देखने के लिए कि जो नंबर आया है 3 + 2k वही है, वही होता है, ठीक है। और दूसरा देखो इसमें से -4 कॉमन ले लो तो 1 + k बन गया। फिर यहाँ पर k + 1 पहले से बना हुआ है। अब इन दोनों में आप देखेंगे तो आपको चाहिए 1 - 2 और k + 1। अब देखो ये जो 1 - 2 k + 1 इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा, वो देख लिया करो रफ में। देखो मैं कर रहा हूँ 1 - 2k - 2, तो यहाँ पर -2k - 1, ठीक है। देखो -2k - 1 ही आया वो, तो ये वाला नंबर ये नंबर सेम ही है, बस थोड़ा सा हमने अरेंजमेंट किया। तो क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे? राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं पीएमआई के, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट थी पी ऑफ एन इज आल्सो ट्रू फॉर जो आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर लिया था आपने k+1। अब क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों से ये प्रूव कर दिया गया है, तो देयरफॉर बाय PMI हम बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। दैट्स ऑल। आता है समझ? तो ये थे हमारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, हो जाएंगे। फिर भी दिक्कत आती बताना यार, करके सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की। इसको ध्यान से आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, कई बार चुटपुट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले तो समझ लो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा रखा है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसी को प्रूव करना है तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके ट्रांसपोज से स्टार्ट कर दो। यानी इसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, वी हैव ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। जो गिवन चीज़ है उसकी थोड़ी हेल्प ले लो, अपने आप प्रूफ बनना ही बनना है। तो मैंने लिखा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो आप ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी लगा दी कि आप इन दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हो, पहला स्टेप। उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज है, ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो रिवर्सल लॉ मैंने आपको सिखा रखा है कि जब प्रोडक्ट में ऐसे है तो ये रिवर्स हो जाएंगी मैट्रिक्स नेक्स्ट में। तो ऐसे करेंगे और ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर भी सेम चीज़, ए पहले आ जाएगा बी बाद में आ जाएगा और ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा बाय रिवर्सल लॉ। इसके बाद थोड़ा हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा कि आगे हम क्या करें। तो उसके बाद आपने गिवन पे जाना है। ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। बस इतना रीजन लिखना सफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं दोनों। तो अब आप क्या करेंगे, थोड़े सा रिप्लेसिंग करो। बी ट्रांसपोज जो है बी लिख लो और ए ट्रांसपोज को ए लिख लो, ए ट्रांसपोज को ए लिख लो, बी ट्रांसपोज को बी लिख लो, दैट यू कैन राइट। अब देखें कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वैसा ही कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें से माइनस लेना पड़ेगा कॉमन। तो मेरे पास आ गया ए बी माइनस बी। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो कर गया। क्या, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ दैट। तो यही तो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देयरफॉर यू कैन राइट ए बी माइनस बी ए जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना छोटा सा ही प्रूफ है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना बड़ी बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा आसान है जो आपने अभी किया। कह रहा है कि यार ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा। अगर आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो तो ये एक्सप्रेशन भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो पहला हम ऐसा मान लेते हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक, ऐसा मान लेते हैं, मतलब ये वाला केस कर रहा हूँ, इफ ए इज सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक मैं मान रहा हूँ तो आपको पता है यार इसका ट्रांसपोज फिर इसके बराबर ही होगा, तो इसका हम हेल्प ले लेंगे अभी। तो नाउ अब हमें इस एक्सप्रेशन को उठाना है, क्योंकि इसको हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखना है। तो मैंने बोला यार इसके ट्रांसपोज से शुरुआत करो। तीनों ये मल्टीप्लाई में रिवर्सल लॉ लगेगा, बी पहले आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी ट्रांसपोज, तीनों पे अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। आते समझ, तीनों रिवर्स कर दिए गए। इस बी को पहले लिखा, इसका ट्रांसपोज, इस ए को फिर लिखा ट्रांसपोज, फिर इसको लिखा, फिर इसका ट्रांसपोज। देखो ऐसे हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है सर, बी होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो यहाँ ये जो ए ट्रांसपोज आ रहा है इसको पहले तो ए लिखो, क्योंकि आपको इसको ना सिमेट्रिक बताना है, क्योंकि आप ले रहे हो ए सिमेट्रिक। तो उसने बोला जब ए सिमेट्रिक होगी तो ये एक्सप्रेशन भी सिमेट्रिक होता है। तो थोड़ी सी चेंजेस करके आपको इसको इसके इक्वल दिखाना होता है। तो थोड़ा सा हमने चेंज किया, यहाँ हम रीजन दे सकते हैं ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो क्या ये वही बन गया, अरे वही बन गया, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक है। दैट्स ऑल। अब दूसरे केस में ले लो, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हैं व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी उस वक्त हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस टाइम ए। इसकी हम हेल्प ले लेंगे इसको प्रूव करने में।
नाउ एक्सप्रेशन क्या थी, बी ट्रांसपोज ए बी, ओके, बी ट्रांसपोज ए बी को पकड़ा, होल ट्रांसपोज से हम शुरुआत करेंगे, अलग अलग तीनों पे जब हम ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा जैसे अभी आपने देखा। नाउ द बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सर ये तो बी होता है। चलिए अब यहाँ रुक जाएंगे, फिर सोचेंगे सर इसको इसके इक्वल कैसे करना है, अभी कर देंगे। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस, तो ये जो बीच में ए ट्रांसपोज है इसकी जगह माइनस ए लिख दो। आपको पता है कि जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने पहले ऊपर लिखा हुआ, आता समझ। अब ये जो माइनस आप पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट नंबर यू कैन राइट। अरे करते करते ये तो प्रूव भी हो गया। क्या प्रूव हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी बट माइनस टाइम। तो ये किसका डेफिनेशन है, अरे ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपने 3.3 में भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, उससे पहले जो थ्योरम्स है ना उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हुए, वो भी कर लेना अच्छे से बेटे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें गिवन है ए मैट्रिक्स और हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है इस कंडीशन पर कि ट्रांसपोज ए आई के इक्वल है, प्रोडक्ट उनका। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो भाई साहब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये जो आपको दिख रही है मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दीजिए 0 2y z, ठीक। रो को कॉलम बना दिया, फिर रो को कॉलम बना दो, फिर रो को कॉलम बना दो, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब लिखो ए 0 2y z x y माइनस z x माइनस y एंड z, ठीक, इज इक्वल टू आई। कुछ नहीं करना भाई, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि उधर आई लिख लेंगे हम, उस मैट्रिक्स का वैल्यू इक्वेट करना है, अपने आप एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसकी परफेक्ट है ना तो उसका मैट्रिक्स चैप्टर पूरा ही परफेक्ट है। तो भैया ये रो है और ये कॉलम है, तो एक एलिमेंट ये बनाएंगी। तो फर्स्ट विद फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड विद सेकंड आपको पता है एक्स स्क्वायर आएगा, थर्ड विद थर्ड फिर एक्स स्क्वायर आएगा तो 2x स्क्वायर। ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रो विद कॉलम, फर्स्ट विद फर्स्ट सर 0 हो जाएगा, सेकंड विद सेकंड सर एक्स वाई आ जाएगा, थर्ड विद थर्ड सर माइनस एक्स वाई जाएगा, वो सब कट जाएगा फिर 0। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप डिटेल मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा। रो विद कॉलम सर फर्स्ट विद फर्स्ट सर 0 हो गया, सेकंड विद सेकंड सर माइनस एक्स जेड आएगा, थर्ड विद थर्ड सर प्लस एक्स जेड आएगा, वो भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ गया। फिर रो विद कॉलम अगेन सेकंड रो पे आ जाओ, 2y सर 0 हो गया, y(x) सर माइनस वाई एक्स, ये सब कट गया, फिर 0 आ गया। फिर आ गया 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर सर, इसका आ जाएगा y स्क्वायर, इसका आ जाएगा प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 4y और 6y स्क्वायर बन रहा है, अगर समझ टोटल 6y स्क्वायर बन रहा है, 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई 1y स्क्वायर, y इंटू वाई y स्क्वायर, टोटल 6y स्क्वायर हो गया। अब इस रो को लास्ट वाले से करोगे 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड 2 हैं वो माइनस 2yz आएंगे, एक प्लस 2yz वो कट जाएगा, 0 आएगा। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है यार, सारे एलिमेंट 0 आएंगे, सिर्फ डायगोनल वाले कुछ एलिमेंट आपको दिख रहे हैं आते हुए, बाकी सब 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका भी 0, इसका सब कैंसिल होके 0, इसका 2yz इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 आएगा। z इंटू जेड जेड स्केयर प्लस जेड स्केयर फिर जेड स्केयर, 3z स्केयर आ रहा है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यानी एक ही स्टेप इससे पहले आपने जो लिखना है वो लिख सकते हो आप। तो नेक्स्ट राइट साइड में कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो, जो कि आपको दिख रहे हैं, बाकी सब 0 है, डायगोनल वाले ही इक्वेट करने हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर 2x स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर बैठेगा, सर 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर बैठेगा, और तीसरा वाला 3z स्क्वायर भी 1 के बराबर बैठेगा। तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया 1/2 और x आ गया प्लस माइनस 1/√2, तो ये भाई x की वैल्यू आ गई। अगर y निकालोगे तो y स्क्वायर इज 1/6, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। फिर आप यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो z स्क्वायर इज 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। दैट्स ऑल। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट करना तो है, करना पड़ेगा।
अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट 7th और 8th क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 8th, ठीक है, अभी हमने कौन सा किया, 6th किया ना, तो 6th हमने कर लिया, 7th 8th 9th, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं। 8th तो बहुत ईजी है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन हमने पहले किए भी हुए हैं, ये आपने खुद करना है। 7th और 9th तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से मैं आपको 9th करवा रहा हूँ। तो तीनों में से 7th 8th आपने खुद करना है, 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होती है। 9th क्वेश्चन में पहले तो एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है x माइनस वाई माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रही है एक और मैट्रिक्स के साथ जो 3/3 की है, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है बेटा। और ये फिर एक रो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है x 4 1, तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो ऐसा देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज योर चॉइस, बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए। तो आप किन्हीं को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 2 या नेक्स्ट 2 में आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर इट इज ऑब्वियस हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, इजी लगता है, ठीक है। तो रो विद कॉलम, सर यहाँ पर x आ गया, सर यहाँ पे 0, यहाँ पे चलो थोड़ा डिटेल में कर देते हैं, पंगा बढ़ जाएगा नहीं। तो x यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, ये आ गया रो विद कॉलम, ठीक है। ये रो चल रहा है और ये तीनों कॉलम के साथ जाएगा, तो एक ही रो यहाँ पे बनने वाली है। रो विद कॉलम हो गया, फिर रो विद नेक्स्ट कॉलम, सर पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला सर -10 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे किया 0 हो गया, इसको इससे किया -10 आ गया, इसको इससे किया 0 हो गया। फिर रो विद कॉलम, सर यहाँ पे 2x आने वाला है, ओके 2x आ गया, फिर यहाँ सर -5 आएगा, ओके -5, फिर यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा, आते समझ। तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो। x -2 पहला एलिमेंट, ये -10, और यहाँ पर आ गया 2x -8, ये रो मैट्रिक्स, और नेक्स्ट वाली है कॉलम मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे आपको सिंगल एलिमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, रो विद कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर लिख रहा हूँ, ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट वन सिंगल एलिमेंट, और उसको 0 के इक्वल लेके x का वैल्यू यू कैन फाइंड। तो x -2 जाएगा x के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पर x² -2x हो जाएगा। फिर ये वाला -10 जाएगा y के साथ, तो सर ये -10y हो गया। फिर ये वाला नंबर 1 से इंटू होगा, सर सेम ही आ जाएगा, 2x -8 एंड इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, y कहाँ से आ गया ये, सॉरी इट इज़ 4, आई एम वेरी सॉरी, 2 -10 था ना, 40 आएगा यहाँ पर, सॉरी y नहीं है भाई, 4 अपना ही 4 मैंने y पढ़ लिया, -10 4 40 2x -8, ठीक है। चलो करो सिंप्लीफाई, इट इज़ 40 x², तो यहाँ पर है -2x, यहाँ पर है +2x, अरे वाह ये तो कट गया, -40 और यहाँ पर है -8, यहाँ -48 होगा। तो इसको आप 0 के इक्वल ले सकते हो, दैट यू कैन टेक x² इज इक्वल टू 48, सो व्हाट इज x, सर x इज ±√48। स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है तो कर सकते हैं, 16 3 48 होता है, तो भाई 16 जाएगा रूट के बाहर, तो आएगा ±4√3 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस 3 मैट्रिसेस आ गए तो देख के घबराना नहीं है। फर्स्ट 2 को कर दो, फिर जो आया उसको नेक्स्ट कर दो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट है एक तरह से मैट्रिक्स का ये। तो देखें क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ें। कह रहा मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। प्रोडक्शन हो रही है किन्हीं प्रोडक्ट्स की, उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट 1 में जो सेल हो रही है वो इस तरह से डेटा उसका दे रखा है, 10,000 2,000 एंड 18,000, तीनों प्रोडक्ट्स का रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से मार्केट 2 में जो सेल की जा रही है प्रोडक्ट्स की 6,000 20,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, तीनों प्रोडक्ट्स की, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 1.5 एंड 1, यानी जो सेल प्राइस है हर एक प्रोडक्ट का वो गिवन है, 2.5 रुपये 1.5 रुपया और 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। और बी पार्ट में हमें बोला गया है यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 1 एंड 50 पैसा, यानी जो उसने
कॉस्ट प्राइस उसको जो मिला वो 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा है। सेल वो ज़्यादा अमाउंट में कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट तो हुई होगा। जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो 2 रुपया उसको पड़ा कॉस्ट प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। सेल कितना किया उसने, पहला प्रोडक्ट 2.5 रुपये में, यानी 0.5 एक्स्ट्रा उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो ऑफकोर्स को हुआ ही है, तो वही हमें एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है दोनों मार्केट से। टोटल रेवेन्यू के लिए भी पूछ रहा है वो कि जब वो सेल करेगा उसके पास टोटल अमाउंट कितना इकट्ठा हो जाएगा, वो सब हमें निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और बिना मैट्रिक्स के भी इसको हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये जो भी क्वेश्चन है ये 8th 9th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। तो हमने सिंपली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा के मल्टीप्लिकेशन करके ये बताना है कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, बस उतनी सी बात है इसमें, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है यार मैट्रिक्स की हेल्प से इसको आप करो। तो जैसे ये जो डेटा दे रखा है ना प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट्स का जो सेल दे रखा है, ये डेटा दे रखा है मार्केट 1 मार्केट 2 का, इसको मत छेड़ो, जैसे ये लिखा हुआ ऐसे इसको लिखे रहने दो, ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही है। और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसमें आपको ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बनानी है, उसको आप एडजस्ट करो इसके साथ, इस तरह से एडजस्ट करो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ए मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स है उसको आप बोलो मार्केट 1 और मार्केट 2 का जो प्रोडक्शन है, जो उनकी सेल हुई है प्रोडक्ट्स की, वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पहला आपके पास 10,000 जैसा उसने दे रखा है, फिर आपके पास 2,000 एंड देन 18,000, ठीक। और दूसरा वाला आपका 6,000, फिर आपका 20,000 एंड देन 8,000। ये हो गया आपका मार्केट 1 और ये हो गया मार्केट 2 का डेटा जो उसने दे रखा है। अब आपको जो बी मैट्रिक्स लिखनी है ना, मैं ए पार्ट को पहले कर रहा हूँ, तो बी मैट्रिक्स में आपको लिखनी है सेल प्राइस वाली मैट्रिक्स बनानी है, सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। तो वहाँ उसने दे रखा था 2.5 रुपये, 1.5 रुपया और 1 रुपया, ठीक है। अब उसको आपने रो में लिखना है या कॉलम में लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। सबसे पहले देखो आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी 2/3। तो जो बी मैट्रिक्स आप रखोगे उसका जो भी ऑर्डर होगा उसकी रोज तो 3 होनी चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो पॉसिबल करवाना है। बाकी यहाँ पर कॉलम कितनी होंगी उसकी वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 रोज रखनी है, 1 2 3। कॉलम्स कितनी रखनी है, तो कॉलम एक ही आएगी, क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट के हिसाब से जो दे रखा है वो तो सिंगल सिंगल आइटम का दे रखा है, तो कॉलम तो एक ही बनेगी। तो यहाँ पर भाई साहब आपका आएगा 2.5 रुपये, 1.5 रुपया और 1 रुपया। आते समझ। इसको रो में नहीं लिख सकते आप, रो में लिखोगे क्या होगा, एक रो बना दोगे 3 कॉलम बना दोगे, यानी बी मैट्रिक्स का आप एक रो बना दोगे 3 कॉलम बना दोगे, तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे आप ए और बी को, तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो निकलेगा नहीं। तो इसलिए जो दूसरी मैट्रिक्स आपको बनानी है बड़ी सोच समझ के बनानी है, बस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। तो भाई देखो टोटल रेवेन्यू अभी हमारे पास आ जाएगा, बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000, 2.5, 1.5 एंड 1। रो विद कॉलम, भैया ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होके मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई होएगा जब, तो 25,000 रुपया बन जाएगा आपका। 1.5 रुपया मल्टीप्लाई होगा 2,000 से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3,000। 18,000 1 से इंटू होगा सर, ये तो 18,000 ही आ जाएगा। अब 6,000 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, तो देखो कितना बनेगा सर, 5 6 30, ओके 3 कैरी, 6 2 12 एंड 3 सर 15, ये 15,000 दे रहा है जी। 20,000 मल्टीप्लाई होगा 1.5 रुपये से, सर ये फिर आपका 30,000 बैठ रहा है जी, ऊपर 3 था ये 30,000। 8,000 फिर इससे इंटू होगा, 8,000 आ गया, ठीक भैया। बीच में प्लस रखना, ये ध्यान रखना। अब इन सबको प्लस कर दो, टोटल रेवेन्यू आपको मिल रहा है। इसको प्लस करोगे तो 18 25 46,000 आ जाएगा, ठीक। इनको प्लस करोगे 18 15 और 8 23 30 53,000। तो दिस इज द रेवेन्यू
ऑफ मार्केट 1 एंड मार्केट 2। तो फर्स्ट पार्ट में उसने यही पूछा हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 46,000 एंड 53,000। मार्केट 1 का 46,000, मार्केट 2 का 53,000। अब नेक्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स आपको ये रखनी है, बस बी मैट्रिक्स को आप चेंज करो, उसका नाम भी चेंज कर देते हैं सी, कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स। तो बाकी कहानी सेम ही है, यहाँ पर 10,000 ही रहेगा ये, फिर 2,000। अभी कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, कॉस्ट है ना, जब उसने प्रोडक्ट बनाए होंगे तो उसको कितनी कॉस्ट पड़ी होगी। सेल प्राइस तो हमने उसकी हेल्प से रेवेन्यू तो निकाल लिया, अब प्रॉफिट के लिए कॉस्ट भी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट जितनी भी है और सेल जितना भी आपने किया, सेल में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर सी मैट्रिक्स अब आप समझ गए हैं वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स होगी, जो हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनानी होगी, और उसका है 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे। 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे को हम ऐसे लिख लेंगे, करो मल्टीप्लाई। 10,000 2 से इंटू होके बन गया 20,000, प्लस 2,000 1 से इंटू होके सर 2,000, 18,000.5 यानी हाफ से इंटू होके 9,000 रह जाएगा। ठीक, दूसरा 6,000 जाएगा 2 से 12,000, प्लस 20,000 का सेम रहेगा ये 1 के साथ, फिर 8 को करेंगे 4,000, कर दो इनको प्लस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें मिलने वाला है टोटल 20 और 9 9 29 और 2 31,000, ये आ गया जी कॉस्ट। ठीक, फर्स्ट मार्केट से, फर्स्ट मार्केट का जो कॉस्ट पड़ा था आपको 12 और 4, 12 एंड 4 16,000 एंड 20,000, 16,000 एंड 20,000 इज 36,000। तो दिस इज मार्केट 1 का कॉस्ट एंड मार्केट 2 का कॉस्ट। अब निकालो प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1, प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1। अब बताओ रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था, 46,000। तो 46,000 में से 31,000 माइनस कर दो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, कर लेना। प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2, 53,000 रेवेन्यू जनरेट किया, 36,000 आपने कॉस्ट पड़ा था आपको, इनको माइनस। आगे दोनों मार्केट का प्रॉफिट, फिर इनको प्लस करके यू कैन टेल ग्रॉस प्रॉफिट की उसको दोनों मार्केट से टोटल कितना प्रॉफिट बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, इजी भी था वो, इतना टफ नहीं था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th। भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बट ये थोड़ा मैंने 10th में समझा भी दिया है कि एक ऑर्डर लेना होता है मैट्रिक्स का। पहले मैं लिख लूँ, ये बच्चे कोई एक्स मैट्रिक्स है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स के साथ, जिसके साथ 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर है -7 -8 -9। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है कि इनको मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आई। दिस इज 11th क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आप x को एक सिंगल वेरिएबल मत मानो कि इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। x एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स को आपको ढूंढना है। तो आपको वो x मैट्रिक्स को कैसे ढूंढना है, पहले तो ये समझो कि x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए। तो इसलिए x को जो आप लेट करोगे, जो भी उसका ऑर्डर क्या होगा पहले तो वो दिमाग में आएगा। ऑर्डर डिपेंड करेगा इसके ऊपर और रिजल्टेंट मैट्रिक्स दे रखी है उसके ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पर छोटी सी कहानी, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे को नहीं पता, मैं इसको एक्स लिख दिया। ये बगल वाली मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए का तो ऑर्डर पता है ना सर, रो 2 कॉलम 3, तो इट इज़ 2/3। अब आपको पता है यार इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए की जितनी रोज हैं एक्स की उतनी कॉलम्स होनी चाहिए, तो यहाँ मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अभी तक पता नहीं, लेकिन इसकी कॉलम्स मैंने कंफर्म कर ली हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इस पर हम डिस्कशन काफ़ी कर चुके हैं। मानो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरी बी है, तो इसका ऑर्डर भी दे रखा है सर 2/3। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इस एक्स की जितनी रोज होंगी और इस ए की जितनी कॉलम्स होती हैं वो इसका ऑर्डर बनता है। तो 3 तो चलो फिट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। समझ आता है, ये 2 सेम होने चाहिए, किस पर्पज से, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। ये वाला x की जितनी रोज होती हैं और a की जितनी कॉलम्स होती हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यही उसका ऑर्डर बनता है रिजल्टेंट का, जो कि 2/3। तो इसलिए यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे 2/3 यहाँ पे क्रिएट करना है। आधा समझ, दैट्स ऑल। तो x जो मैट्रिक्स होगी वो 2/2 की होगी। तो ये चीज़ आप वहाँ साइड में दिखा सकते हो एग्जाम में कि कैसे हमने ढूंढा। तो हेयर यू हैव टू राइट डाउन
कि सर x हमारे पास है a b c d, ठीक है, 2/2 की। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसके बाद बहुत ईजी है यार, ये आराम से इक्वेशंस बनेंगी और उनको आपने सॉल्व कर लेना। -7 -8 -9 2 4 6, इसके आगे मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो इक्वेशंस भी बना के दे देता हूँ मैं आपको। देखो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्या आएगा, a + 4b, रो विद कॉलम हो गया, ठीक है। ये कंपेयर किया जाएगा इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि है -7, तो पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से अब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 2a + 5b कर दिया। अब ये रो कॉलम जब मल्टीप्लाई होगी वो -8 के साथ कंपेयर करके ऐसे एक इक्वेशन बना देंगे नंबर 2। फिर ये वाली रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा सर, 3a + 6b। तो आपको कंपेयर करना है अब -9 के साथ इसको, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ऐसे 3 इक्वेशंस और बनेंगी, ठीक है, जो c और d से रिलेटेड होंगी, c और d से रिलेटेड। ये वाला 1 4 से इंटू होगा, ऊपर मैं यहाँ बना के दे देता हूँ आपको, c 1 के साथ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ c आ जाएगा। फिर d 4 के साथ जाएगा, 4d। तो ये आप कंपेयर करेंगे 4 के साथ, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। फिर आप इस सी डी वाले को 2 5 से करेंगे, सॉरी आएगा 2c 5d, तो ये बन जाएगा आपका 2c 5d हो गया। कंपेयर करेंगे 4 के साथ, नंबर नहीं, पहला वाला किसके साथ कंपेयर किया, 2 के साथ, इट इज़ 2 ना। सेकंड वाला आपका 4 के साथ कंपेयर हो जाएगा, इट इज़ नंबर 5th इक्वेशन। फिर सी डी वाला 3 6 के साथ हो जाएगा, 3 6 + 6d। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको बस एक स्टेप खुद से करना है मल्टीप्लिकेशन, बाकी कंपैरिजन इसके बाद ऐसे ही 6 इक्वेशंस बनानी है आपको। वैसे तो इसको और इसको बनाया तो ए बी तो निकल ही जाएगा, थर्ड की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसे बन जाएंगी, आप कोई भी दो उठा के इनको सॉल्व कर लेना। उसके बाद सी डी वाले को इससे कर रहा हूँ, सी डी को इससे कर रहा हूँ, सी डी को लास्ट से कर रहा हूँ, 3 6 6 और इसको लास्ट नंबर जो कि 0 है, ठीक है, 0 नहीं 6 है, सॉरी 6 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसमें भी आपको दो ही इक्वेशंस की जरूरत है, कोई भी दो ले लो, 4th 5th ले लो, 5th 6th ले लो, 4th 6th ले लो, उनको सॉल्व कर दो, सी और डी का वैल्यू निकालो, तो ए बी भी आ गया, सी डी भी आ जाएगा, तो वो वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी। आई होप इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी नहीं आता फिर को बताना भाई, फिर से करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है कि सर पूरा सॉल्व कर दो, तो पूरा कर देंगे सॉल्व। पर इतना चैप्टर करने के बाद यार ये मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाता है सबको, सॉल्व करना भी सबको आता है, आप 12th क्लास में है ना, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मैंने बताया, आप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिया आपको पीएमआई के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 सारे एमसीक्यूज हैं। 13 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हमें a² i के इक्वल दे रखा है, ठीक है, बताओ ये कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है। तो भाई ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो आपको उसका a² निकालना पड़ेगा पहले, अपने आप आ जाएगा। इसमें भी इक्वालिटी है जैसे अभी कर रहे थे, अल्फा बीटा इट इज़ गामा माइनस अल्फा, राइट, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको आप आई से कंपेयर करेंगे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो करो पहले मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इट इज़ अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, बड़ी जल्दी में भाग रहा हूँ मैं, जल्दी नहीं होना चाहिए, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इट इज़ प्लस बीटा गामा, ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दिस विद दिस सर, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो कट जाएगा, कटना ही है इसमें, गामा अल्फा, ओके गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, सर ये भी कट गया, ये भी कटना है क्योंकि इसके साथ कंपेयर हो रहा है ना, इसमें 2 एलिमेंट तो 0 आने ही आने। फिर गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, अब कर लो कंपेयर, 2 जगह तो 0 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी बन गई गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, तो अब आप देख लो कौन सा आंसर बैठेगा। इसमें इक्वल टू के उधर 0 रखा हुआ तो हम भी 0 कर ही लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और 1 को इधर लाया, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है सर, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस का, अल्फा स्क्वायर प्लस का, बीटा गामा प्लस का, 1 माइनस का, 1 माइनस का, 1 माइनस का, सर हाँ ये सी पार्ट है, इसमें से लो ना माइनस कॉमन,
तो 1 हो जाएगा प्लस का, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, बीटा गामा हो जाएगा माइनस का। भैया माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, तो सी पार्ट आपका आंसर बैठ रहा है इसका। ठीक है बेटा, 13 अच्छा है। नाउ द 14th पार्ट, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन व्हाट इज ए। भाई बोल रहा है ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये क्या होगी। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। समझ आता है, ये उसने गिवन दे रखा है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बाय डेफिनेशन में उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब इसमें एक दूसरे में चीज़ें रिप्लेस कर दो, ट्रांसपोज का वैल्यू डाल दो, जैसे ये ट्रांसपोज का वैल्यू, यहाँ भी ट्रांसपोज का, इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए मिलेगा माइनस ए के इक्वल। इस ए को आप इधर ले आओ, ऐसे हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, सर ट्वाइस ऑफ ए जीरो आएगा, 2 इज नॉन जीरो नंबर, तो ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक तरह से आपने प्रूव ही कर दिया जो ए है वो नल मैट्रिक्स होगी, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है वो नल मैट्रिक्स होती है। तो भाई साहब इसका आपका नल मैट्रिक्स, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हो, तो बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आता है समझ। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें कंडीशन है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है, इट इज़ गिवन। तो हमें जो रिजल्ट बनाना है आई प्लस ए का होल क्यूब -7a, ठीक है, इसका हमें रिजल्ट बनाना है कि ये किसके इक्वल बैठेगा। तो देखें यार, आई प्लस ए का होल क्यूब, इसको नॉर्मली एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ रखी है 7th 8th 9th में, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो अप्लाई कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दो। आई का क्यूब करोगे तो भाई आई ही आएगा, ए क्यूब पता नहीं तो इसको ऐसे आप ब्रेक कर लो फिलहाल, a इंटू ए स्क्वायर, दैट यू कैन डू। ए का स्क्वायर आई ही होता है, आई का स्क्वायर मतलब आई ही होता है। 3a का स्क्वायर यहाँ आया हुआ है, देखो इसकी हेल्प लो, ए का स्क्वायर है ए के इक्वल, तो ए स्क्वायर को पहले तो आप ए लिख लो, सब कुछ ए में जाना चाहिए, ठीक है। ए का स्क्वायर यहाँ भी आ गया, फिर इसको ए लिख लो, गिवन है ना, वो गिवन है। आई इंटू ए को अभी ए ही लिख लेना है, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, अभी भी लिख सकते थे आप। ए इंटू ए, फिर से ए स्क्वायर आ गया, आई इंटू ए सर ए होता है, आई इंटू ए सर ए होता है, 7a। सिंप्लीफाई करते जाओ, ए स्क्वायर फिर आ गया ए स्क्वायर, तो इसको ए लिख दो, मतलब ए स्क्वायर कहीं रहने नहीं देना, सब जगह आपको ए में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें 3 और 3 6 और 1 ये 7 हो गया, तो ये 7i पूरा कट गया, तो किसके बराबर बैठा आई, तो जो एक्सप्रेशन है वो आई के इक्वल है और हमारा सी पार्ट आंसर। तो ये थी बच्चे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। अब आपका काम है यार 15 के 15 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आता है मैसेज करो, सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूंगा। आते समझ। तो नेक्स्ट बच्चे हम चैप्टर नंबर 4th दैट इज डिटर्मिनेंट वो स्टार्ट करेंगे और काफ़ी स्पीड में हम उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।